वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 12 मई 2024 और हम 12 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? Who has recently become the new Prime Minister of Russia? ऑप्शन नंबर ए है व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर बी है व्याचेस्लाव वोलोडिन। ऑप्शन नंबर सी है मिखाइल मिशस्टिन। ऑप्शन नंबर डी है दिमित्री मेदवेदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल मिशस्टिन। क्या है? मिखाइल मिशस्टिन। ये कौन है? मिखाइल मिशस्टिन। और ये मिखाइल मिशस्टिन है और ये कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशस्टिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। पुतिन ने मंगलवार को 5वें राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण भी किया है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज रीअपॉइंटेड मिखाइल Mishustin as Prime Minister of Russia, or Putin was sworn in for his 5th president term on Tuesday. अब आया है रूस का देखते हैं, यानी रशिया। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को और रशिया का संघ राज्य का गठन यानी फेडरेशन फॉर्म्ड कब हुआ था? 8 दिसंबर 1999 को। और यहाँ का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मिखाइल मिशस्टिन। ये हो गया रशिया के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में जापान ने किस राज्य के साथ कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया? Recently, Japan, along with which state inaugurated Kohima Peace Memorial and Eco Park? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम एंड ऑप्शन नंबर डी है असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। कहाँ पे? नागालैंड में। तो नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का गहरा महत्व है, जो जापान की सरकार, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और नागालैंड की सरकार के बीच सहयोगी प्रयासों का जश्न मनाता है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन न केवल ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है, बल्कि ये शांति, सुलह और शैक्षिक मूल्य का प्रतीक भी है। राजदूत सुजुकी ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और इन्होंने किसामा ने के नागा हेरिटेज विलेज में कोहिमा कैथेड्रल और द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का भी दौरा किया। द कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क होल्ड प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस इन नागालैंड. It celebrated the collaborative efforts between the government of Japan, the Japanese International Cooperation Agency, and the government of Nagaland. The inauguration of these projects not only symbolizes historical significance but also symbolizes peace recognition and the educational value. Ambassador Suzuki visited the Kohima War Cemetery, a
accompanied by Chief Minister nephew Rio. They also visited the Kohima Cathedral and the World War II Museum at the Naga Heritage Village in Kohima. अब देख लेते हैं नागालैंड। तो नागालैंड का फॉर्मेशन यानी गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था और इसकी कैपिटल यानी राजधानी कोहिमा है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो एंड गवर्नर यानी राज्यपाल ला गणेशन। ये हो गए कोहिमा और नागालैंड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस भारतीय बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमीनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विच इंडियन फोर्स सिग्नेचर्ड MOU विथ हिंडाल्को फॉर इंडिजिनस मैरिनो ग्रेड एल्यूमीनियम? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑप्शन नंबर सी है सीमा सुरक्षा बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। सॉरी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर डी है सशस्त्र सीमा बल यानी आर्म्ड बॉर्डर फोर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। अब भारतीय तटरक्षक और एक अग्रणी उद्योग समूह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने साथ मिलकर जहाजों के निर्माण के लिए देसी मरीन ग्रेड एल्यूमीनियम का विनिर्माण और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से औपचारिक रूप से किए गए सहयोग का उद्देश्य जहाज निर्माण क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आर लीडिंग इंडस्ट्री conglomerates have decided to work together to promote indigenous manufacturing and the supply of the marine grade aluminium for shipbuilding. The collaboration formed through a memorandum of understanding. Any MOU is aimed at the enhancing India's self-reliance in the shipbuilding sector. अब इस इंडियन कोस्ट गार्ड ये कब एक्टिव हुआ था? 1 फरवरी 1978 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यू दिल्ली में। इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या था? बी प्रोटेक्ट, संस्कृत में वयम रक्षामा, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम रक्षा करेंगे। और इसकी एनिवर्सरी कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? यानी कि वर्षगांठ कोस्ट गार्ड दिवस 1 फरवरी को। और डायरेक्टर जनरल से कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और एडिशनल डायरेक्टर कौन था? VSR मूर्ति। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में सन तानाशाह इदरिस डिबी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? रिसेंटली मिलिट्री डायरेक्टर इदरिस डिबी हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए चाड, ऑप्शन नंबर बी है मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर डी है लीबिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाड। क्या है? चाड। तो चाड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति शाहमद इदरिस डिबी इट्नो ने 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। 10 मई 2024 को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंध एजेंसी द्वारा घोषित यह अंतिम परिणाम है। मोहम्मद इदरिस डिबी इट्नो ने 61.03% वोट हासिल किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री सक्सेस मसरा ने केवल
18.53% वोट हासिल किए। चाड का चुनाव साहेल क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटना है, जो एक सैन्य शासित क्षेत्र में पहला लोकतांत्रिक चुनाव है। चाड मिलिट्री डायरेक्टर एंड interim president Muhammad Idris Deby to Itno has won the presidential election held on May 6, 2024. This is the provisional result announced by the National Election Management Agency on May 10, 2024. Muhammad Idris Deby Itno won 61.03% of the vote, while his closest rival Prime Minister Success Masra won only 18.53%. Third election is remembered event in the Sahel region began the first democratic election in the military-ruled country. चाड की राजधानी क्या एनजमेना और इसका सॉवरेन स्टेट यानी कि प्रभुत्व राज्य ये कब आया था? 11 अगस्त 1960। और इसका प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद डबी। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सक्सेस मसरा यानी सक्सेसफुल मसरा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विश्व क्रिकेट प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए है कॉलिन मुर्नो, ऑप्शन नंबर बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है MS धोनी, ऑप्शन नंबर डी इमरान ताहिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉलिन मुर्नो। ये कौन है? कॉलिन मुनरो। तो नीदरलैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने आगामी T20 विश्व कप के लिए अनदेखी के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। T20 में ईडन पार्क में श्रीलंका के खिलाफ 14 गेंदों में 2016 में 50 रन की पारी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज द्वारा ये सबसे तेज अर्धशतक था। अब तक का ये चौथा सबसे तेज अर्धशतक, यानी जो कॉलिन मुर्नो ने बना थी चौथा सबसे तेज अर्धशतक। उन्होंने 47 गेंद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2018 में शतक बनाने का गौरव भी प्राप्त किया था, जो उस समय कीवी द्वारा सबसे तेज T20 में बनाया जाने वाला शतक। इसके अलावा मुनरो 3 T20 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। न्यूजीलैंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन कॉलिन मुनरो हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर बीइंग ओवरलोक्ड फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। His 15 of 14th ball against Sri Lanka at the Eden Park in 2016 was the fastest half-century by New Zealand batsman in 2020. It is the fastest half-century of all time. He also has distinction of the scoring a century against West Indies in 2018 of 47 balls, which was the fastest T20 century by a Kiwi at the time. Also, Munro became the first player to score 3 T20 centuries. न्यूजीलैंड की राजधानी यानी कैपिटल का है वेलिंगटन, और ये प्रभुत्व में कब आया यानी डोमिनेशन कब हुआ था? 16 सितंबर 1907। और इसका यानी पहले क्या चलता था? सम्राट। तो इसका महाराष्ट्र कौन था? शास्त्री तृतीय। और इसका प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन।
और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी? ऑप्शन नंबर ए है संजय भल्ला, ऑप्शन नंबर बी है जया त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी है संजीव नौटियाल, ऑप्शन नंबर डी है पवन सिंधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजय भल्ला। ये कौन है? संजय भल्ला। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने को नियुक्त किया गया। उन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया, जो ऑपरेशन संकल्प जैसे महत्वपूर्ण संचालन और सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस, ऑपरेशन डेमो 2023 जैसे कार्यक्रमों की देखरेख करते थे। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक, नौसेना पदक और प्रशस्ति पद से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला has been appointed as the chief of personnel of the Indian Navy. He served as the chief of the staff of the Western Naval Command, overseeing important operations like Operation Sankalp and events like Navy Day Operation Demo 2023 at Sindhu Durg. He has been awarded the Anti Seva Medal and Nausena Medal and Commendation by the Flag Officer Commanding in Chief. भारतीय नौसेना। अब देखते हैं इसमें भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, तो ये कब एक्टिव हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या था? साम नो वरुणा। ये किस में था? संस्कृत में था। किस में था? संस्कृत में। और हिंदी में था जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। यह इंग्लिश में बोलते हैं मे वरुणा द गॉड ऑफ वाटर वी ऑस्पिशियस। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ द नेवी, यानी कि जो इसका नौसेना विभाग होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुख्यालय होता है। और इसका नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? यानी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया आर हरि कुमार। नंबर 7 देखते। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत के निर्यात में कितने देशों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री, हाउ मेनी कंट्रीज हैव registered positive growth in India's export in 2023 and 24? ऑप्शन नंबर ए है 115 कंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी है 238 कंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी है सी है 229 कंट्रीज, ऑप्शन नंबर डी है 110 कंट्रीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 115 कंट्रीज। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 एंड 24 में कुल 238 देशों या क्षेत्रों जिससे भारत वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है, उसमें से 115 देशों में भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, चीन, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली के प्रमुख निर्यात बाजारों में निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल में 5 बाजार जहां निर्यात वृद्धि दर अधिक थी वे हैं रूस, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, आर्मेनिया और तजाकिस्तान। ओशिनिया क्षेत्र में निर्यात वृद्धि दर ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक थी। उसके बाद तिमोर लेस्ते, समोआ, वानुआतु, सोलोमन द्वीप का स्थान था।
यूरोप में प्रमुख देश जहां भारतीय निर्यातकों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वे है यूके, रोमानिया, अल्बानिया, नीदरलैंड एंड यूनान। ये हो गए हिंदी में। एंड इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, आउट ऑफ द total 238 countries and territories to which India export goods and services in the 200 2023 and 24, India's exports have registered positive growth in 115 countries. Positive growth rates in exports were recorded in the major export market of the United States, United Arab Emirates, Netherlands, China, United Kingdom, Saudi Arabia, Singapore, Bangladesh, Germany, and Italy. The top 5 markets in the Commonwealth of the Independent States, where export growth rates were high are Russia, Uzbekistan, Ukraine, Armenia, and Tajikistan. In the Oceania region, the export growth rate was highest in Australia, followed by Timor-Leste, Samoa, Vanuatu, and Solomon Islands. In Europe, the major countries where Indian exports registered positive growth are the UK, Romania, Albania, Netherlands, and Greece. प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान किया? Which country contributed $5 lakh to the United Nations Trust Fund for Counter Terrorism? ऑप्शन नंबर ए है इंडिया यानी भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है डी है चाइना एंड चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिया। किसने किया है? इंडिया ने। तो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया। The threat of terrorism is increasing globally. To combat terrorism, India has contributed $5 lakh to the United Nations Trust Fund for the Counter-Terrorism. प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? क्या किया है? कार्यकारी निदेशक। तो who has been appointed as executive director by RBI recently? ऑप्शन नंबर ए आर लक्ष्मी कांत राव, ऑप्शन नंबर बी है अजय सेठ, ऑप्शन नंबर बी है विवेक जोशी एंड ऑप्शन नंबर डी है लिली बडेरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आर लक्ष्मीकांत राव। ये कौन है? आर लक्ष्मीकांत राव। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है। पहले राव विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द आर लक्ष्मीकांत राव हैज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी। Earlier, Rao was working as the Chief General Manager in charges in the Department of the Regulation (RBI). तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर का मुंबई और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। एंड इसमें डिप्टी गवर्नर भी होते हैं कितने? 4। जो है पहला कौन है? एम राजेश्वर राव। कौन है? एम राजेश्वर राव। दूसरे हैं स्वामीनाथन जे, तीसरे हैं टीवी रविशंकर, चौथे हैं डॉक्टर एम डी पाल।
और ये क्या हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर एंड 4 उपराज्यपाल भी होते हैं आरबीआई में। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है 11 मई, ऑप्शन नंबर बी है 10 मई, ऑप्शन नंबर सी है 9 मई, ऑप्शन नंबर डी है 8 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 11 मई। तो यह दिवस एक वार्षिक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनकी आवाज के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। द डे इज एन एनुअल ग्लोबल कंफेशन एमाइट एट द रीजन raising awareness about the conservation of the migratory birds and their habitats। अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। तो क्या मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं इसको, और मई डे भी मनाया गया था। वहीं पे मनाया गया था महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। दो यानी 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे, यानी विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को मनाया गया था प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया था कोयला खनिक दिवस। क्या मनाया गया था? कोयला खनिक दिवस या कोल माइनर डे। और 4 मई को ही मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या इंटरनेशनल फायर फाइट्स डे। क्या मनाया गया था? फायर फाइट्स डे। 5 मई को मनाया गया था विश्व हंसी दिवस, यानी मई का पहला रविवार होता है जिसमें विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है, यानी इसको बोलते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि फर्स्ट संडे ऑफ मई होता है। और मनाया गया है 6 मई को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस यानी इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को यानी 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस। और 7 मई को ही मई का पहला मंगलवार को मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे। 8 मई को मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस। और 8 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। और 9 मई को मनाया गया था महाराणा प्रताप की जयंती। और 10 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस यानी इंटरनेशनल अर्गानिया डे। और 11 मई को अब मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्या मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। क्या है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड। ये हो गए मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।